स्कीम लॉन्च होती है किसी कम्युनिटी की मदद करने के लिए, मतलब उसका मकसद अच्छा है, लोगों को अपलिफ्ट करना, हाँ। पर तभी एक हेडलाइन आती है, इज दिस न्यू स्कीम डिस्क्रिमिनेटरी? ओहो, कोई चीज जो हेल्प करने के लिए बनी है उसे अनफेयर कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल। बस यही पैराडॉक्स दोस्त आज हम अनपैक करने वाले हैं। वेलकम टू द डीप डाइव। वेलकम। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। हाँ, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऑलराइट, तो आज का हमारा लर्निंग मैप ये है। दो मेन थीम्स है। ओके, पहला, एफिकेसी ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, मतलब क्या ये स्कीम्स सच में काम करती हैं? राइट। और फिर हम विमेन, चिल्ड्रन एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज से जुड़े इश्यूज पर बात करेंगे। हम 9 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अनपैक करेंगे। नो, वाओ। हाँ, ये डिटेल होने वाला है, एनर्जेटिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, क्वेश्चन, development and welfare schemes for the vulnerable sections by its nature are discriminatory in approach. Do you agree? Give reasons for your answer. GS2 Governance 2023, 15 marks. Broad micro theme, understanding affirmative action versus discrimination. नमस्कार। देखिए, ये सवाल एक क्लासिक है। हाँ। ये एक प्रोवोकेटिव वर्ड फेंकता है, डिस्क्रिमिनेटरी, और कहता है कि आप स्टैंड लीजिए। बिल्कुल। अब ऑन द सर्फेस ये स्कीम्स डिस्क्रिमिनेटरी लगती हैं, हाँ, लगती तो है। क्योंकि वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करती हैं, है ना? राइट। पर की ये समझना है कि उनका नेचर नेगेटिव सेंस में डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, अच्छा। बल्कि वो अफर्मेटिव और करेक्टिव है। समझे? ये स्कीम्स हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को फिक्स करने और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश है। एग्जैक्टली जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम को ही देख लीजिए। हाँ, वो स्पेसिफिकली SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। राइट। अब कोई और ग्रुप का व्यक्ति कह सकता है, हे मेरा क्या, बट द स्कीम इज नॉट अबाउट एक्सक्लूडिंग देम, इट्स अबाउट इंक्लूडिंग दोज जो हिस्टोरिकली बिजनेस वर्ल्ड से बाहर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये करेक्टिव अप्रोच का एक फैंटास्टिक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो इसे सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, सबसे पहले आंसर के इंट्रोडक्शन में आपको डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड को हेड ऑन टैकल करना चाहिए और तुरंत अफर्मेटिव एक्शन का काउंटर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। राइट, कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। एग्जैक्टली। अब बॉडी पर आते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम्स डिस्क्रिमिनेटरी क्यों लगती हैं। अच्छा। पहला, टारगेटेड बेनिफिशियरीज। डिजाइन ही ऐसा है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वुमेन जैसे स्पेसिफिक ग्रुप्स पर फोकस करता है। सेलेक्टिव टारगेटिंग। हाँ। दूसरा, एक्सक्लूसिव बजटरी एलोकेशंस। शेड्यूल कास्ट सब प्लान, SC SP जैसे मैकेनिज्म से फंड सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ईयरमार्क हो जाता है। तो दूसरों को लगता है कि रिसोर्सेज अनफेयर तरीके से बट रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा, कास्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी। कभी कभी जनरल कैटेगरी का कोई BPL व्यक्ति उसे SC कैटेगरी के BPL व्यक्ति से कम सपोर्ट मिलता है। ओहो, ये तो क्लासिक डिबेट है, नीड वर्सेस आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। चौथा, द एक्सक्लूजन ऑफ मेरिट आर्ग्यूमेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, रिजर्वेशंस वाला। हाँ। रिजर्वेशंस को मेरिटोक्रेसी के खिलाफ देखा जाता है। पांचवा, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन। जब स्कीम्स इलेक्शन से ठीक पहले अनाउंस होती हैं तो लोग उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स ही समझते हैं। बिल्कुल टाइमिंग से एक अच्छी पॉलिसी भी सस्पिशियस लगने लगती है। सही बात है। और आखिर में इससे इंटर ग्रुप कंपटीशन बढ़ता है। मतलब दूसरी कम्युनिटीज भी रिजर्वेशंस मांगने लगती हैं। हाँ, जैसे जाट्स या मराठास। इससे सोशल फ्रिक्शन पैदा होता है। वाओ, ये तो परसेप्शन प्रॉब्लम का बहुत क्लियर ब्रेकडाउन है। चलिए कुछ क्विक क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। जरूर। पहला, इस आंसर की ओपनिंग लाइन को सबसे इंपैक्टफुल कैसे बनाएं ताकि एग्जामिनर का अटेंशन तुरंत ग्रैब हो जाए? क्विक आंसर, आप डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड को डायरेक्टली एड्रेस करके शुरू करें, पर तुरंत अफर्मेटिव एक्शन पर पिवट कर जाएं। जैसे, while welfare schemes for vulnerable sections may appear discriminatory due to their targeted nature, they are in fact constitutionally sanctioned instruments of affirmative action aimed at achieving substantive equality. परफेक्ट। दूसरा सवाल, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन को वोट बैंक पॉलिटिक्स फ्रेज यूज किए बिना कैसे एक्सप्लेन करें? क्विक आंसर, आप टाइमिंग और परसेप्शन पर फोकस कीजिए। कह सकते हैं, the timing of such policy announcements, often coinciding with electoral cycles, can create a public perception that the policy is driven by political motives rather than purely welfare objectives, undermining its legitimacy. ग्रेट पॉइंट। तीसरा, मेरिट आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है? क्विक आंसर, आर्टिकल 16(4). ये सबसे डायरेक्ट और पावरफुल है। ये स्टेट को बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन बनाने की पावर देता है जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। चौथा सवाल, SC ST जैसे कॉम्प्लेक्स फंड एलोकेशन को एक्सप्लेन करने का कोई सिंपलर रिलेटेबल तरीका है? बिल्कुल, आप एक एनालॉजी यूज कर सकते हैं। इसे एक डेडिकेटेड पिगी बैंक की तरह सोचें जो सरकार ने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाया है। उस पिगी बैंक का पैसा सिर्फ उसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट पर खर्च हो सकता है। इन 6 पॉइंट्स में से कौन से 3 सबसे एसेंशियल हैं? क्विक आंसर, मैं कहूंगी टारगेटेड बेनिफिशियरीज, एक्सक्लूसिव एलोकेशंस और मेरिट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये तीनों सोशल, इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल डायमेंशंस को कवर करते हैं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। फैंटास्टिक। और आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, कंक्लूजन को रेमेडियल इंक्लूजन के आइडिया से परफेक्टली कैसे कनेक्ट करें? क्विक आंसर, कंक्लूजन में ये स्टेट कीजिए कि गोल किसी को एक्सक्लूड करना नहीं बल्कि उन्हें इंक्लूड करना है जो हिस्टोरिकली पीछे रह गए हैं। आप कह सकते हैं कि स्कीम्स रेमेडियल इंक्लूजन का एक टूल है, एक पास्ट रॉन्ग को रेमेडी करना बाय एक्टिवली इंक्लूडिंग द एक्सक्लूडेड। ब्रिलियंट। अब दूसरे साइड पर आते हैं। ये अपैरेंट डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करता है और आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये फ्रेमवर्क देता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एग्जैक्टली। दूसरा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी पर बेस्ड है।
इंडिया फॉर्मल इक्वालिटी फॉलो नहीं करता। मतलब सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना। हाँ, सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब है आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर एसटीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। राइट। तीसरा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एंडोर्समेंट्स है। 1992 के फेमस इंदिरा सोहनी केस ने ओबीसी रिजर्वेशंस को अपहोल्ड किया था। चौथा, सोशियो इकोनॉमिक डेटा जस्टिफाइज टारगेटिंग। NFHS 5 जैसे रिपोर्ट्स का डेटा साफ दिखाता है कि SC/ST कम्युनिटीज आज भी पीछे हैं, तो ये पॉलिसीज डेटा ड्रिवन है, ओपिनियन बेस्ड नहीं है। बिल्कुल। पांचवा, इट इनेबल्स पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। इससे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को वॉइस मिलती है। जैसे केरला का कुटुंबाश्री मिशन। परफेक्ट। और फाइनली, इट्स अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करेगा। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन में पावरफुली आर्ग्यू कीजिए कि इन स्कीम्स को एक्सक्लूजन के लेंस से नहीं, रेमेडियल इंक्लूजन के लेंस से देखना चाहिए। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एसेंशियल टूल्स हैं। फैंटास्टिक। चलिए अब पॉज करके ये पावरफुल लाइन बोलिए। These schemes are not discriminatory but instruments of substantive equality and remedial inclusion. रिहर्स कीजिए। इन शॉर्ट, वेलफेयर स्कीम्स टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन का यूज करती हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए, और ये अप्रोच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फुली बैक्ड है। समझे? बिल्कुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो प्रैक्टिकल साइड पर डाइव करता है। क्वेश्चन: द परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इंप्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। GS2 सोशल जस्टिस 2019, 15 मार्क्स। हाँ, ब्रॉड माइक्रो थीम: इम्प्लीमेंटेशन गैप्स इन वेलफेयर स्कीम्स। ये सवाल पॉलिसी और रियलिटी के बीच के गैप के बारे में है। Hmm. ऑन पेपर इंडिया के पास अमेजिंग स्कीम्स हैं, पर ऑन द ग्राउंड वो अक्सर फेल हो जाती हैं। राइट। और सवाल दो कल्प्रिट्स की तरफ इशारा करता है, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। आपको इसे एक्सप्लोर करना है। ये तो बहुत सच है। मुद्रा स्कीम के बारे में सोचिए। सरकार ने 2.22 लाख करोड़ एलोकेट किया है, पर कितने छोटे वेंडर्स, ठेले वालास या लोकल मैकेनिक्स को पता भी है कि वो इस स्कीम के तहत कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस यही तो अवेयरनेस गैप है, एक ग्रेट आइडिया जो लास्ट माइल पर फेल हो जाता है। प्रिसाइसली। आपके इंट्रोडक्शन के लिए आप इंडिया के रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एक्नॉलेज करके शुरू कर सकते हैं, आयुष्मान भारत या PMJDY जैसी बड़ी स्कीम्स का मेंशन करके। ओके, पर तुरंत ये स्टेट कीजिए कि उनका इम्पैक्ट इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स की वजह से लिमिटेड है। गॉट इट। आंसर की बॉडी में पहले चैलेंजेस डिस्कस कीजिए, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। ठीक है। पहला, लिमिटेड अवेयरनेस। ये क्यों होता है? इन्फॉर्मेशन अक्सर लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होती। हाँ, और डिजिटल डिवाइड तो है ही। बिल्कुल। और ग्रास रूट्स कम्युनिकेशन चैनल्स वीक है। एक पावरफुल डेटा पॉइंट है, एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 48% रूरल हाउसहोल्ड्स MGNREGA के तहत अपने राइट्स के बारे में अवेयर थे। लेस देन हाफ। हाँ। दूसरा, पार्टिसिपेशन बैरियर्स। पॉलिसी बनाते समय लोगों को रेयरली इंक्लूड किया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन तो इतना कॉम्प्लेक्स होता है। बिल्कुल। और सोशल बैरियर्स भी हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, जिन्हें शायद ग्राम सभा मीटिंग में आने ही ना दिया जाए। इसके बाद इन चैलेंजेस का इम्पैक्ट डिस्कस कीजिए। क्या इम्पैक्ट है? दो मेन पॉइंट्स। पहला, रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन। जब लोगों को स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता तो फंड्स अनस्पेंट रह जाते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा, सोशल एक्सक्लूजन। ये ट्रैजिक आउटकम है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है वो बेनिफिट से एक्सक्लूड हो जाते हैं, जिससे पॉलिसी इंटेंट और ग्राउंड रियलिटी में गैप बढ़ जाता है। सही। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, आंसर में अवेयरनेस पर ज्यादा फोकस करें या पार्टिसिपेशन पर? क्विक आंसर। सबसे अच्छा है कि आप दोनों के बीच का लिंक दिखाएं। आर्ग्यू कीजिए कि लैक ऑफ अवेयरनेस लैक ऑफ पार्टिसिपेशन का प्राइमरी कॉज है। एक से दूसरा होता है तो दोनों डिस्कस करें, पर कॉजल कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। स्मार्ट। दूसरा सवाल, MGREGA के 48% अवेयरनेस जैसे स्पेसिफिक डेटा पॉइंट यूज करने से आंसर बेहतर कैसे बनता है? क्विक आंसर, ये आपके आंसर को एक जनरल स्टेटमेंट से, जैसे बहुत लोगों को स्कीम्स के बारे में नहीं पता, एक क्रेडिबल फैक्ट बैक्ड आर्गुमेंट में बदल देता है। स्पेसिफिक डेटा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। परफेक्ट। तीसरा, सोशल बैरियर का एक कॉन्क्रीट इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल क्या हो सकता है? क्विक आंसर, एक सिंपल पावरफुल एग्जांपल है। एक कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड की महिला जो स्कीम के लिए एलिजिबल है, पर उसके परिवार वाले उसे ग्राम सभा मीटिंग में जाने से मना कर देते हैं जहां बेनिफिशियरी लिस्ट डिस्कस हो रही है। उसकी आवाज दबा दी जाती है। ये बहुत रियल एग्जांपल है। चौथा सवाल, इस आंसर का इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल बनाने के लिए कौन सी स्कीम्स का नाम लेना बेस्ट रहेगा? क्विक आंसर, आयुष्मान भारत या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी लार्ज स्केल यूनिवर्सली नोन स्कीम्स का मेंशन करना इफेक्टिव होता है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप इंप्लीमेंटेशन चैलेंज का स्केल समझते हैं। गॉट इट। पांचवा, रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन और सोशल एक्सक्लूजन में डायरेक्ट लिंक क्या है? इन्हें कनेक्ट कैसे करें? क्विक आंसर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक्सप्लेन कीजिए कि जब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं तो ये इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के सोशल एक्सक्लूजन का डायरेक्ट सिम्टम है। एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट। और आखिरी सवाल, आंसर स्ट्रक्चर के लिए चैलेंजेस और इंपैक्ट के लिए अलग-अलग हेडिंग्स रखना बेहतर है या उन्हें एक साथ डिस्कस करना? क्विक आंसर, हमेशा सेपरेट हेडिंग्स यूज कीजिए। एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड आंसर एग्जामिनर के लिए पढ़ना, फॉलो करना और ग्रेड करना बहुत आसान होता है। क्लैरिटी इज की। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या हैं? वे फॉरवर्ड के लिए पहला है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, मतलब बॉटम अप प्लानिंग, ग्राम सभाओं को मजबूत करना और रेगुलर सोशल ऑडिट्स। अकाउंटेबिलिटी के लिए। हाँ। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, लोकल लीडर्स की ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करना और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स। तीसरा, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन,
लोकल लैंग्वेजेस में मल्टी चैनल कैंपेन्स, रेडियो, स्ट्रीट प्लेज, मोबाइल वैन, सब कुछ यूज कीजिए। कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में एम्फेसाइज कीजिए कि सक्सेस के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, टॉप डाउन मॉडल से इंक्लूसिव, बॉटम अप, पार्टिसिपेटरी मॉडल की तरफ। Awesome. चलिए एक की फ्रेज प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बात दोहराइए दोस्त। The paradigm must shift from top-down implementation to inclusive bottom-up participation. Practice. In short, स्कीम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें मैसिव अवेयरनेस कैंपेन्स और एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है प्रोसेस के हर स्टेज पर। बिल्कुल। गुड गुड। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं। क्या ये स्कीम्स लोगों को पीछे धकेल देती हैं? देखते हैं। क्वेश्चन: डू गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर अपलिफ्टिंग वल्नरेबल एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज बाय प्रोटेक्टिंग रिक्वायर्ड सोशल रिसोर्सेज फॉर देम लीड टू देयर एक्सक्लूजन इन एस्टैब्लिशिंग बिजनेसेस इन अर्बन इकोनॉमीज? GS2 गवर्नेंस 2014 12.5 मार्क्स। ब्रॉड माइक्रो थीम: वेलफेयर स्कीम्स एंड अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप। ये सवाल एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स प्रेजेंट करता है ना? क्या जो स्कीम्स लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है वो उन्हें कंपेटिटिव अर्बन बिजनेस वर्ल्ड से एक्सक्लूड कर देती हैं? तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज कॉम्प्लेक्स। स्कीम्स को स्टेपिंग स्टोन्स होना चाहिए, न कि परमानेंट सेफ्टी नेट्स जो डिपेंडेंसी क्रिएट करें। ये मैं समझता हूँ। इमेजिन कीजिए एक टैलेंटेड आर्टिजन को स्कीम से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, पर जब वो शहर में बिजनेस शुरू करने जाता है तो क्या उसके पास वो नेटवर्क्स, वो मार्केट एक्सेस है जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है? अच्छा पॉइंट है। क्या वो प्रोटेक्शन अर्बन जंगल में प्रमोशन में ट्रांसलेट नहीं हो पाता? यही तो सवाल है। एग्जैक्टली आपके इंट्रोडक्शन को इनेबलमेंट वर्सेस स्ट्रक्चरल बैरियर्स की डिबेट के रूप में फ्रेम करना चाहिए। ठीक है। बॉडी में पहले पॉजिटिव इनेबलमेंट डिस्कस कीजिए। जैसे मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया इनिशियल कैपिटल देती है, जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन देती है, और PMKVY स्किल डेवलपमेंट। ये सब क्लियर इनेबलर्स हैं। राइट। पर फिर आपको चैलेंजेस इन अर्बन इंटीग्रेशन भी डिस्कस करने होंगे। क्या चैलेंजेस हैं? पहला, एक्सपेंशन के लिए फॉर्मल क्रेडिट मिलना मुश्किल है। दूसरा, मार्केट लिंकेजेस और बिजनेस नेटवर्क्स की बहुत कमी है। बिजनेस तो कनेक्शंस पे चलता है। एग्जैक्टली। और आखिर में अर्बन मार्केट्स में सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की हार्श रियलिटी। ये बहुत बैलेंस पर्सपेक्टिव है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, क्या इस आंसर को फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट की तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए? क्विक आंसर, नॉट एग्जैक्टली। एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है। हाउ स्कीम्स हेल्प एज एनेबलर्स एंड व्हाट चैलेंजेस रिमेन एज बैरियर्स। ये एक सिंपल प्रो कॉन लिस्ट से ज्यादा नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। दैट्स अ ग्रेट टिप। दूसरा, स्ट्रक्चरल बैरियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पावरफुल एग्जांपल कौन सा है? क्विक आंसर, द लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट फ्रॉम लार्ज बैंक्स। एक एंटरप्रेन्योर के पास ग्रेट बिजनेस प्लान हो सकता है, पर सोशल बायसेस की वजह से लोन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, DICCI, अ दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंशन कहां फिट होगा? क्विक आंसर, DIC सॉल्यूशंस या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सेक्शन में परफेक्टली फिट होता है। ये एक पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे कम्युनिटीज इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए अपने खुद के नेटवर्क्स बना रही हैं। चौथा सवाल, जनधन योजना जैसी बेसिक स्कीम को एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्टली लिंक करना लॉजिकल है? क्विक आंसर, यस एब्सोल्युटली। आप आर्ग्यू कीजिए कि ये फंडामेंटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैंक अकाउंट प्रोवाइड करती है, जो किसी भी फॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नॉन नेगोशिएबल प्री रेक्विजिट है। पांचवा, इस आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को बैलेंस कैसे करें? क्विक आंसर, सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव इनेबलमेंट से शुरू करना, स्कीम का इंटेंट दिखाने के लिए। फिर चैलेंजेस डिस्कस कीजिए क्रिटिकल और रियलिस्टिक एनालिसिस देने के लिए। और आखिरी सवाल, कंक्लूजन में स्टेपिंग स्टोन्स रादर देन बैरियर्स फ्रेज यूज करना क्यों इफेक्टिव है? क्विक आंसर, क्योंकि ये कोर आर्गुमेंट को परफेक्टली समराइज करता है। ये कहता है कि स्कीम्स खुद हेल्पफुल है, द स्टेपिंग स्टोन्स पर वो काफी नहीं है, लार्जर इकोसिस्टम को फिक्स करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशंस क्या है? पहला, पॉलिसी इंटरवेंशंस, जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो 4% प्रोक्योरमेंट SC/ST एंटरप्रेन्योर से मैंडेट करती है। इससे मार्केट क्रिएट होता है। हाँ। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, हमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स और मार्केट प्लेस इनिशिएटिव्स की जरूरत है। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यहाँ डिक्सी और नेशनल SC/ST हब जैसी बॉडीज आती हैं। और कंक्लूजन में स्टेट कीजिए कि प्रॉपर्ली डिजाइन स्कीम्स स्टेपिंग स्टोन्स का काम करती हैं, सक्सेस प्रोटेक्टिव मेजर्स को इनेबलिंग मैकेनिज्म्स के साथ कंबाइन करने में है। चलिए मेन आइडिया रिहर्स करते हैं, मेरे साथ बोलिए। स्कीम्स शुड बी स्टेपिंग स्टोन्स नॉट बैरियर्स बाय कंबाइनिंग प्रोटेक्शन विद इनेबलमेंट। वेरी गुड। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स इनिशियल पुश देती हैं, पर अर्बन सक्सेस के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम की जरूरत है जो सोशल और स्ट्रक्चरल बैरियर से फ्री हो। बिल्कुल। ऑलराइट, अब क्लासिक ब्लेम गेम की तरफ चलते हैं। सेंटर वर्सेस स्टेट्स, खराब इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन: The central government frequently complains about the poor performance of the state governments in eradicating the suffering of the vulnerable sections. Restructuring of centrally sponsored schemes aims at providing flexibility to the states. Critically evaluate. GS2 Social Justice 2013, 10 marks. Broad micro theme, cooperative federalism and welfare schemes. ये सवाल सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में है, जो इंडिया में गवर्नेंस का हार्ट है। हाँ, सेंटर स्कीम्स डिजाइन करता है, फंड्स देता है, पर स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। राइट। सेंटर पूरा परफॉर्मेंस की कंप्लेन करता है, तो उन्होंने स्कीम्स को रीस्ट्रक्चर किया ताकि स्टेट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले। और हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि ये मूव काम किया या नहीं। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा है जैसे एक पेरेंट सेंटर एक टीनेजर स्टेट को पॉकेट मनी फंड्स दे रहा है। पहले पेरेंट हर चीज डिक्टेट करता था, पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। तो अब पेरेंट कहता है, ओके ये लो पैसे, तुम अपनी जरूरतें बेहतर जानते हो, तुम डिसाइड करो। अच्छी एनालॉजी है। द क्वेश्चन इज, क्या टीनेजर के पास इसे वाइजली स्पेंड करने की कैपेबिलिटी है? दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी।
इंट्रोडक्शन में आपको सेंटर स्टेट फ्रिक्शन का ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहिए। ठीक है। बॉडी में पहले सेंटर्स कंसर्न्स एक्सप्लेन कीजिए, जैसे इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। लीकेजेस, पोर टारगेटिंग एटसेट्रा। हाँ, फिर रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव एक्सप्लेन कीजिए। मेन गोल था फ्लेक्सिबिलिटी एनहांसमेंट, ताकि स्टेट्स लोकल नीड्स के हिसाब से स्कीम्स मॉडिफाई कर सकें। इसके साथ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी और नीति आयोग का क्रिएशन। बट द क्वेश्चन आस्क्स टू क्रिटिकली इवैल्यूएट। एग्जैक्टली। तो आपको ऑनगोइंग चैलेंजेस भी डिस्कस करने होंगे। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद कई स्टेट स्ट्रक्चरल इश्यूज फेस करते हैं, जैसे लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। हाँ, ग्रास रूट्स लेवल पे ट्रेन पर्सनल की कमी और स्टेट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन। ये एक क्रूशियल टॉपिक है। लेट्स सिट दी क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, डायरेक्टिव है क्रिटिकली इवैल्यूएट। इसका क्या मतलब है? साथ ही उन नेगेटिव्स को भी एनालाइज करना है जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को रोकते हैं। एक बैलेंस्ड व्यू एसेंशियल है। ओके, दूसरा सवाल, डीबीटी को फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंडर मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विक आंसर, क्योंकि डीबीटी सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने वेलफेयर डिलीवरी का आर्किटेक्चर ही बदल दिया। पैसे डायरेक्टली बेनिफिशियरीज तक पहुंचाकर इसने करप्शन और लीकेजेस के कई लेयर्स को खत्म कर दिया। तीसरा, नीति आयोग का रोल इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे एक्सप्लेन करें? क्विक आंसर, आपको नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए की इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेटर के रूप में पोजीशन करना चाहिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जो सेंटर और स्टेट्स को पार्टनर्स की तरह कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है। चौथा, इस सवाल के लिए आंसर शुरू करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्विक आंसर, बेस्ट ओपनिंग है सेंटर स्टेट रिलेशंस में फ्रिक्शन और ट्रस्ट डेफिसिट को एक्नॉलेज करना। इससे तुरंत कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश हो जाता है कि रीस्ट्रक्चरिंग क्यों जरूरी थी। पांचवां, स्टेट कैपेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका सिंपल टर्म्स में क्या मतलब है? क्विक आंसर, स्टेट कैपेसिटी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट की एक्चुअल एबिलिटी, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के टर्म्स में लार्ज स्केल स्कीम्स को प्रॉपर्ली प्लान, एग्जीक्यूट और मॉनिटर करने की। परफेक्ट। और आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, कंक्लूजन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म यूज करना क्यों वाइटल है? क्विक आंसर, क्योंकि ये पूरे सोल्यूशन का कोर थीम है। प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की कमी से आती है, तो सोल्यूशन सेंटर और स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने में ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसी आइडियल रिलेशनशिप के लिए प्रिसाइज टर्म है। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन ये होना चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग एक पॉजिटिव स्टेप था, पर ट्रू सक्सेस के लिए सेंटर को स्टेट्स की स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल चैलेंजेस एड्रेस करने में भी मदद करनी होगी। द वे फॉरवर्ड इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Now, practice the core solution. Success depends on strengthening cooperative federalism and addressing both structural and operational challenges. बोल के देखिए। In short, states को flexibility देना अच्छा है, पर उन्हें उस flexibility को effectively use करने के लिए capacity और resources की भी जरूरत है। It's a two-way street. बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा पहला थीम रैप अप होता है। अब हम अपने सेकंड मेजर थीम की तरफ बढ़ते हैं, women, children and persons with disabilities. And here's where it gets really interesting. लेट्स डू इट। चलिए एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन, women social capital complements in advancing empowerment and gender equity. Explain. GS2 social justice 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल कैपिटल एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सोशल कैपिटल एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पैसे के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये पैसे के बारे में नहीं है, ये नेटवर्क्स, रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट के बारे में है, जो लोगों को कलेक्टिवली एक्ट करने देते हैं। अच्छा। फॉर वुमेन ये अक्सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs के रूप में होता है। सवाल पूछ रहा है कि ये सोशल कैपिटल वुमेन को एम्पावर करने और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने में कैसे हेल्प करता है। एग्जैक्टली। एक गांव के SHG के बारे में सोचिए। एक अकेली महिला शायद डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करने से डरे, पर 20 महिलाएं एक साथ पुलिस स्टेशन जाएंगी तो दैट्स अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। हाँ, एक अकेली महिला को लोन नहीं मिलेगा, पर एक SHG को मिल सकता है। राइट। वो नेटवर्क, वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ, वही तो उनका सोशल कैपिटल है। परफेक्ट एग्जांपल। आपके इंट्रोडक्शन को सोशल कैपिटल को इन्हीं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए, द पावर ऑफ नेटवर्क्स एंड ट्रस्ट। ठीक है, बॉडी में पहले एक्सप्लेन कीजिए हाउ सोशल कैपिटल एड्स एम्पावरमेंट। कैसे? पहला, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। SHGs राइट्स, स्कीम्स और हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन के हब्स बन जाते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वुमेन को कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मिलती है और वो रिसोर्सेज पूल कर सकती हैं। केरला का कुदुमाश्री प्रोग्राम एक वर्ल्ड फेमस मॉडल है। वाओ। तीसरा, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन। इन ग्रुप्स में वुमेन को लोकल इलेक्शंस लड़ने का कॉन्फिडेंस मिलता है। राइट। और चौथा, इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। ये ग्रुप्स एक वाइटल सेफ्टी नेट क्रिएट करते हैं। अब ये जेंडर इक्विटी में कैसे ट्रांसलेट होता है? पहला, वो कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस बनते हैं, पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज। हाँ। दूसरा, वो फॉस्टर जेंडर इक्वल नॉर्म्स विद इन फैमिलीज, अ गर्ल्स एजुकेशन जैसे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर इक्वल वेजेस में एंगेज करते हैं। सेवा इन गुजरात। परफेक्ट। और फाइनली, वो एक्सेस टू लीगल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत पावरफुल और पॉजिटिव टॉपिक है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला, सोशल कैपिटल को एग्जामिनर के लिए सिंपलेस्ट वे में कैसे डिफाइन करें? क्विक आंसर, इसे द पावर ऑफ नेटवर्क्स एंड ट्रस्ट के रूप में डिफाइन करें। एम्फसाइज करें कि ये फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बल्कि रिलेशनल कैपिटल है जो कलेक्टिव एक्शन को इनेबल करता है। ब्रिलियंट। दूसरा, कुटुंबश्री या सेवा जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स इस आंसर में कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्विक आंसर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स एक थ्योरेटिकल आंसर को प्रैक्टिकल और कन्विंसिंग बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि आप कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जानते हैं, जो हाई मार्क्स के लिए क्रूशियल है। तीसरा,
पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डेटा है? Quick answer. Yes, the source mentions the Global Gender Gap Report, noting 44.4% women's representation in local bodies in India. ऐसा स्पेसिफिक डेटा यूज करने से आपके आर्ग्यूमेंट में बहुत वेट आता है. चौथा, इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का सबसे लॉजिकल फ्लो क्या है? क्विक आंसर. एक ग्रेट स्ट्रक्चर है. 1. डिफाइन सोशल कैपिटल. 2. एक्सप्लेन कीजिए कि ये इंडिविजुअल वुमेन को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशंस में कैसे एम्पावर करता है. 3. एक्सप्लेन कीजिए कि ये इंडिविजुअल एम्पावरमेंट कलेक्टिवली जेंडर इक्विटी जैसे सोसाइटल चेंजेस कैसे लाता है. पांचवा, क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड का स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है? क्विक आंसर. कॉम्प्लीमेंट्स एक कीवर्ड है. इसका मतलब है कि सोशल कैपिटल फॉर्मल गवर्नमेंट स्कीम्स और लॉज के साथ काम करता है. ये उनका रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल एडिशन है. एक्सीलेंट पॉइंट। और आखिरी सवाल, फ्रॉम पैसिव बेनिफिशियरीज टू एक्टिव चेंज मेकर्स, फ्रेज कंक्लूजन के लिए इतना इफेक्टिव क्यों है? क्विक आंसर. क्योंकि ये उस फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को पावरफुली समराइज करता है जो सोशल कैपिटल लाता है. ये एजेंसी में शिफ्ट दिखाता है. वुमेन अब सिर्फ हेल्प नहीं ले रही हैं, वो एक्टिवली अपनी डेस्टिनी और कम्युनिटी को शेप कर रही हैं. तो कंक्लूजन में ये सब ब्यूटीफुली टाई अप कीजिए. वुमेन सोशल कैपिटल उन्हें स्कीम्स के पैसिव बेनिफिशरीज से सोशल चेंज के एक्टिव एजेंट्स में ट्रांसफॉर्म करता है. practice this line both. It's a winner. Social capital transforms women from passive beneficiaries to active change makers. बोलिए. In short, women's networks उनका social capital, economic, political और emotional support provide करता है जो उन्हें broader gender equality के लिए collectively fight करने में empower करता है. बिल्कुल. Social capital powerful है, पर उस mindset का क्या जिसके खिलाफ उसे लड़ना पड़ता है? चलिए उसे tackle करते हैं. Question: Though women in post-independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? GS2 Social Justice 2021. ये एक डीप और क्रिटिकल सवाल है. हाँ, ये मानता है कि प्रोग्रेस हुई है, पर फाउंडेशनल सोशल एटीट्यूड पेट्रियार्कल ही है. right? आप अपने इंट्रोडक्शन में एनसीआरबी का डेटा कोट कर सकते हैं टू प्रूव दिस पॉइंट. सवाल मोर एजुकेशन एंड मोर स्कीम से परे सॉल्यूशंस मांग रहा है. This is so relevant. आप एक महिला को PhD और CEO की पोजीशन दे सकते हैं, पर अगर उसे घर पे या बोर्डरूम में पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स फेस करने पड़ते हैं, तो चेंज इनकम्प्लीट है. बिल्कुल. तो ये दूसरे इंटरवेंशंस क्या हैं जो मिलियू सोशल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? चलिए इंटरवेंशंस को 4 कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं फॉर अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. ठीक है. पहला, कल्चरल एंड सोशल इंटरवेंशंस. इसमें मीडिया सेंसिटाइजेशन शामिल है. मूवीज और एड्स में जेंडर सेंसिटिव कंटेंट प्रमोट करना. इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट और मोस्ट क्रिटिकली मेल एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं. हमें मेन और बॉयज को एक्टिव पार्टनर्स बनाना होगा. ही फॉर शी जैसे कैंपेन्स. एग्जैक्टली. दूसरा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. रेगुलर जेंडर ऑडिट्स करना. स्ट्रिक्ट वर्कप्लेस रिफॉर्म्स टू इम्प्लीमेंट द पॉश एक्ट और लॉ एनफोर्समेंट सेंसिटाइजेशन. पुलिस को ट्रेन करना. हाँ. तीसरा, पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स. जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना. डिसीजन मेकिंग में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाकर. करेक्ट. और चौथा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स विद अ ट्विस्ट. ये सिर्फ एनरोलमेंट के बारे में नहीं है. तो क्या है? इट्स अबाउट अ करिकुलम रेवोल्यूशन जो प्राइमरी स्कूल से जेंडर स्टडीज इंटीग्रेट करे. इट्स अबाउट प्रमोटिंग वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स. ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क है. चलिए क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं. पहला, इन सब इंटरवेंशंस में से पेट्रियार्कल माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्या है? क्विक आंसर. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, पर एजुकेशनल और मीडिया रिफॉर्म से शुरू करना आर्ग्यूबली सबसे क्रूशल है, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन के माइंड्स को शेप करते हैं और सोसाइटल नॉर्म्स को मास स्केल पर इन्फ्लुएंस करते हैं. दूसरा सवाल, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? क्विक आंसर. इसका मतलब है बजट का इम्पैक्ट मेन और वुमेन पर अलग अलग एनालाइज करना. एक सिंपल एग्जांपल, एक सिटी बजट जो बेटर स्ट्रीट लाइटिंग और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट करता है, वो जेंडर रिस्पॉन्सिव है क्योंकि वो वुमेन के सेफ्टी कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस करता है. दैट मेक्स इट वेरी क्लियर. तीसरा, मेल एंगेजमेंट इस पूरे एफर्ट के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? क्विक आंसर. क्योंकि पेट्रियार्की एक सिस्टम है जो अल्टीमेटली सबको हार्म करता है और इसे मेन के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना डिसमेंटल नहीं किया जा सकता. मेन को एलाइज बनाना इसेंशियल है. चौथा सवाल, हम ये कैसे इंश्योर करें कि लॉ एनफोर्समेंट सेंसिटाइजेशन सिर्फ एक वन डे वर्कशॉप न रह जाए? क्विक आंसर. इसे उनकी कोर ट्रेनिंग करिकुलम में इंटीग्रेट करके, इसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाकर और प्रमोशंस को इस बात से लिंक करके कि वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस को कितनी सेंसिटिविटी से हैंडल करते हैं. पांचवा, स्कूल्स में करिकुलम रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट करने में सिंगल बिगेस्ट चैलेंज क्या है? क्विक आंसर. द बिगेस्ट चैलेंजेस आर टूफोल्ड. लाखों टीचर्स को इन सेंसिटिव टॉपिक्स को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए ट्रेन करना और ट्रेडिशनल व्यूज रखने वाले ग्रुप से सोशल और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना. और आखिरी सवाल, क्वेश्चन कहता है अपार्ट फ्रॉम स्कीम्स. इसका मतलब है कि हमें स्कीम्स का बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है आपका प्राइमरी फोकस कहीं और होना चाहिए. आप ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि ये इंटरवेंशंस एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मोर इफेक्टिव बनाएंगे, पर आंसर का बल्क कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी चेंजेस पर फोकस करना चाहिए. तो कंक्लूजन में स्टेट कीजिए कि इंडिया के पेट्रियार्कल माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच की जरूरत है. ये सब चीजें एक साथ काम करके ही रियल सोशल चेंज ला सकती हैं. ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस की आइडिया. से
Transforming patriarchy needs a synergistic approach combining institutional reforms, behavioral change and policy interventions. बिल्कुल In short, पेट्रियार्कल माइंडसेट को बदलने के लिए हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक की जरूरत है, मीडिया, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी को इन्वॉल्व करके। राइट चलिए वुमेन के माइंडसेट से चिल्ड्रन के पॉलिसीज पर चलते हैं। क्वेश्चन: एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ द नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। GS2 सोशल जस्टिस 2016। इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। हाँ पहला, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के मेन प्रोविजंस एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा, उसके इंप्लीमेंटेशन स्टेटस को एनालाइज कीजिए। पॉलिसी खुद एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल मिड डे मील स्कीम है। हाँ बिल्कुल प्रूफ करने और कास्ट बैरियर्स तोड़ने के बारे में भी है। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। चलिए पॉलिसी के की प्रोविजंस को 3 एरियाज में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके पहला, चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन। ये लीगल फ्रेमवर्क के बारे में है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट और पॉक्सो एक्ट। दूसरा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये ICDS, पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष जैसी स्कीम्स के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। तीसरा, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें समग्र शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव्स आते हैं। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क तो काफी रोबस्ट है। हाँ, अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस। इट्स अ मिक्स्ड बैग। अच्छा, अचीवमेंट साइड पर मिड डे मील स्कीम एक ह्यूज सक्सेस रही है। चाइल्ड लेबर केसेस में रिडक्शन आया है और प्राइमरी एजुकेशन एनरोलमेंट अब नियर यूनिवर्सल है। ये तो मेजर विक्ट्रीज हैं। हाउएवर द चैलेंजेस आर सिग्निफिकेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं और मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये तो क्लासिक पॉलिसी वर्सेस इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर एक आंसर के लिए बेस्ट और मोस्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? क्विक आंसर, अ प्रोविजंस, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड स्ट्रक्चर इज आइडियल। ये लॉजिकल, कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जामिनर के लिए फॉलो करने में बहुत ईजी है। दूसरा, PSO और RTE जैसे स्पेसिफिक एक्ट्स मेंशन करने से आंसर स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? क्विक आंसर, ये डीपर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप जानते हैं कि पॉलिसी एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जिसे स्पेसिफिक एक्ट्स लीगल टीथ देते हैं और स्कीम्स के थ्रू ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट किया जाता है। गुड पॉइंट। तीसरा, चैलेंजेस सेक्शन में हाईलाइट करने के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? क्विक आंसर, द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। क्योंकि पैसे होने पर भी अगर हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स साइलोज में काम करेंगे तो बच्चा क्रैक से गिर जाएगा। चौथा, क्या सिर्फ चैलेंजेस लिस्ट करना काफी है या उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए? क्विक आंसर, हमेशा हर चैलेंज को उसके इम्पैक्ट के साथ ब्रीफली एक्सप्लेन करना बेहतर होता है। जैसे सिर्फ डिजिटल डिवाइड कहने के बजाय ऐड कीजिए, द डिजिटल डिवाइड सिवियरली हैम्पर्ड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन रूरल हाउसहोल्ड्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पांचवा, वे फॉरवर्ड सेक्शन को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? स्पेसिफिक एक्शनेबल स्टेप्स सजेस्ट करके, जैसे टेक्नोलॉजी यूज करके मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन करना, बजट एलोकेशन एनहांस करना और डेटा ड्रिवन इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करना। एंड द फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, ऐसे आंसर को इफेक्टिवली कंक्लूड कैसे करें? क्विक आंसर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटीज के कोलैबोरेटिव अप्रोच की नीड को एम्फसाइज करके कंक्लूड करें और होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्कीम्स के बीच कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करें। तो वे फॉरवर्ड The way forward, therefore, has to focus on strengthening monitoring, enhancing budget allocation, and focusing on data-driven implementation. Conclusion में collaborative approach और convergence पर जोर दीजिए। Let's practice a key line. Say, a comprehensive policy needs collaborative implementation to ensure comprehensive child development. In short, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी ऑन पेपर एक्सीलेंट है, पर ग्राउंड पर उसकी सक्सेस रिसोर्स गैप्स और गवर्नमेंट बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी से लिमिटेड है। बिल्कुल। अब चिल्ड्रन से हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन: The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment: GS2 Governance 2022. ये एक ब्रिलियंट सवाल है। हाँ है तो। ये लॉ के प्रोविजंस के बारे में नहीं पूछ रहा, बल्कि उसकी स्पिरिट के बारे में। राइट। RPWD एक्ट ऑफ 2016 एक लैंडमार्क था। इसने पर्सपेक्टिव को चैरिटी से राइट्स पे शिफ्ट किया। पर सवाल आर्ग्यू करता है कि सेंसिटाइजेशन एटीट्यूड में चेंज के बिना अ लॉ इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपको इस पर कमेंट करना है। ये तो बहुत सच्ची है। एक परफेक्ट एग्जांपल, एक नई गवर्नमेंट बिल्डिंग में एक्ट को कंप्लाई करने के लिए एक ब्यूटीफुल व्हीलचेयर एक्सेसिबल रैम्प बन सकता है। हाँ, दैट्स द लॉ। पर अगर एक सिक्योरिटी गार्ड सेंसिटाइजेशन की कमी की वजह से उस रैंप को फ्लावर पॉट से ब्लॉक कर दे तो रैंप यूजलेस है। बिल्कुल सही। लीगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, पर अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी की लिव्ड रियलिटी नहीं बदली। दैट्स अ परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल टू यूज। चलिए चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन देखते हैं जो सवाल के पॉइंट को प्रूव करते हैं। ओके। पहला, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी। एक 2023 सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 27% रेलवे स्टेशंस फुली एक्सेसिबल है। सिर्फ 27%? हाँ। दूसरा, बजटरी कंस्ट्रेंट्स। डिसेबिलिटी वेलफेयर के लिए एलोकेशन अक्सर जरूरतों के हिसाब से कम होता है। और तीसरा, जो सवाल का कोर है, इनएडिक्वेट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन। पीडीज को खुद अपने राइट्स की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और पब्लिक ऑफिशियल्स में सेंसिटिविटी की साफ कमी है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सोशल एक्सक्लूजन, सर्विस डिलीवरी गैप और फ्रीक्वेंट राइट्स वायलेशंस। वेरी इंसाइटफुल। टाइम फॉर आवर क्रॉस क्वेश्चंस। डायरेक्टिव है कमेंट,
इसका क्या मतलब है? क्विक आंसर। कमेंट आपको अपना वेल रीजन्ड ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करता है। आपको स्टेटमेंट के प्रेमिस से अग्री करना चाहिए कि सेंसिटाइजेशन क्रूशियल है और फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एग्जांपल्स और डेटा प्रोवाइड करना चाहिए टू सपोर्ट योर एग्रीमेंट फॉलोड बाय सॉल्यूशंस। दूसरा, रेलवे स्टेशंस पर एनसीपीडीबी सर्वे जैसे स्पेसिफिक डेटा पॉइंट यूज करने से आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है? क्विक आंसर। ये कॉन्क्रीट प्रूफ देता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है जैसे वीक स्टेटमेंट के बजाय आप एक पावरफुल फैक्ट बेस्ड क्लेम कर रहे हैं। ये आपके आंसर को अथॉरिटेटिव बनाता है। तीसरा सवाल, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन में की डिफरेंस क्या है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्विक आंसर। अवेयरनेस एक फैक्ट जानना है, जैसे द आरपीबीडब्ल्यू एक्ट एग्जिस्ट्स। सेंसिटाइजेशन एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी है जो एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज लाता है, जैसे मुझे अपना ऑफिस एक्सेसिबल रखना चाहिए क्योंकि ये किसी का फंडामेंटल राइट है। अवेयरनेस इज अबाउट इन्फॉर्मेशन, सेंसिटाइजेशन इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। लव दैट। तो चौथा, इस इशू को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कैसे कनेक्ट करें टू शो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग? क्विक आंसर। आप मेंशन कर सकते हैं कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है, सिर्फ इंडियन प्रॉब्लम नहीं। फॉर इंस्टेंस, डेवलप्ड कंट्री में भी हजारों डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स होती हैं, जो प्रूव करता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स अकेले कहीं भी काफी नहीं होते। पांचवा, वे फॉरवर्ड सेक्शन में सबसे फाउंडेशनल सॉल्यूशन कौन सा है? क्विक आंसर। Capacity building through mandatory and continuous disability sensitization programs for all government officials is the most foundational step. अगर implementers खुद sensitized नहीं है, तो कोई भी amount of money या infrastructure को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। और आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, कमेंट डायरेक्टिव वाले आंसर को कंक्लूड कैसे करें? क्विक आंसर। अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली रीअफर्म करके कंक्लूड करें, जैसे therefore it is evident that the RPWD Act's transformation from a mere legal document into a living instrument of change is critically dependent on sustained nationwide efforts in sensitization. तो वे फॉरवर्ड? द वे फॉरवर्ड मल्टी-प्रॉन्ग्ड होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की जरूरत है और कम्युनिटी एंगेजमेंट की जरूरत है। चलिए ये रिहर्स करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग The RPWD Act's success requires transforming it from a legal document to a lived reality through intense sensitization. In short, RPWD Act 2016 एक पावरफुल लॉ है, पर उसकी सक्सेस पूरी तरह से ऑफिशियल्स और सिटीजन्स के एटीट्यूड्स बदलने पर डिपेंड करती है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी सवाल, जो इसी एक्ट को एक डिफरेंट एंगल से देखता है। क्वेश्चन, Does the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 ensure an effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in society? Discuss. GS2 Social Justice 2017. ये सवाल डिफरेंट है। कैसे? ये हमें एक्ट के अंदर के मैकेनिज्म्स को एवेल्युएट करने के लिए कह रहा है। पिछला सवाल स्पिरिट के बारे में था, ये मशीनरी के बारे में है। अच्छा। दी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने रिकग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज की लिस्ट को 21 तक एक्सपैंड किया और इंडियन लॉ को यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ अलाइन किया। आपका काम है इसके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करना। राइट। मैकेनिज्म का एक ग्रेट एग्जांपल है यूडीआईडी या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। हाँ। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है। ये एक सिंगल की है जो मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस अनलॉक करती है। प्रिसाइजली। चलिए एक्ट द्वारा प्रोवाइड किए गए की मैकेनिज्म्स फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन देखते हैं। ओके। पहला, एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्ट पब्लिक बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट में बैरियर फ्री एक्सेस लीगली मैंडेट करता है। दूसरा, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये रीजनेबल अकोमोडेशन के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर करता है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। ये बहुत बड़ा है। एक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में 4% जॉब्स रिजर्व करता है। वाओ। और चौथा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकग्निशन, जो आपने मेंशन किया। यूडीआईडी पोर्टल एक मैसिव स्टेप फॉरवर्ड है। पर हमें डिस्कस करना है। एग्जैक्टली। तो हमें दूसरी साइड भी देखनी होगी। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी हैं। जैसे? बेनिफिशरीज को खुद इन राइट्स के बारे में लिमिटेड अवेयरनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल एरियाज अभी भी इनएडिक्वेट है और डीप रूटेड सोशल स्टिग्मा परसिस्ट करता है। ओके। चलिए आज का आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। पहला डायरेक्टिव है डिस्कस। ये कमेंट से डिफरेंट कैसे है? क्विक आंसर। डिस्कस एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री एक्सप्लोरेशन रिक्वायर करता है। आपको मैकेनिज्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, द प्रोज, फिर इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस को एनालाइज करना होगा, द कॉन्स, और फाइनली एक बैलेंस्ड कंक्लूडिंग जजमेंट देना होगा। दूसरा, पिछला सवाल भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर था। ये कैसे इंश्योर करें कि आंसर रिपीट ना लगे? क्विक आंसर। स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर फोकस करके। पिछला सवाल सेंसिटाइजेशन के बारे में था, ये इफेक्टिव मैकेनिज्म्स के बारे में है, तो इस आंसर को एक्ट के अंदर के स्ट्रक्चरल प्रोविजंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे रिजर्वेशंस, एक्सेसिबिलिटी मैंडेट्स और यूडीआईडी कार्ड। तीसरा मैकेनिज्म और उसकी इफेक्टिवनेस के बीच गैप दिखाने के लिए एक पावरफुल डेटा पॉइंट क्या हो सकता है? क्विक आंसर। द 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एक स्ट्रॉन्ग लीगली मैंडेटेड मैकेनिज्म है। आप इसे पीडब्ल्यूडीज के एक्चुअल लो एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ जक्सटापोज कर सकते हैं टू शो द सिग्निफिकेंट गैप। चौथा, यूएनसीआरपीडी, द यूएन कन्वेंशन मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट है? क्विक आंसर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन कन्वेंशन का मेंशन करना दिखाता है कि आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और ये एक्ट इंडिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट्स को फुलफिल करने का हिस्सा था। पांचवां, एजुकेशन में रीजनेबल अकोमोडेशन टर्म का एक्चुअल मतलब क्या है? एक एग्जांपल दे सकते हैं? क्विक आंसर। इसका मतलब है जरूरी एडजस्टमेंट्स करना ताकि पीडब्ल्यूडीज एजुकेशन के राइट को इक्वली एंजॉय कर सकें। एग्जांपल्स, एग्जाम के लिए स्क्राइब प्रोवाइड करना,
एक्स्ट्रा टाइम देना या स्टडी मटेरियल ब्रेल जैसे असेसिबल फॉर्मेट्स में देना। और आज का आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, डिस्कस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन स्ट्रक्चर करने का अच्छा तरीका क्या है? क्विक आंसर, आपका कंक्लूजन दोनों साइड्स को सिंथेसाइज करना चाहिए। एक्नॉलेज करें कि एक्ट एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म अच्छा है, पर स्टेट करें कि उसकी अल्टीमेट सक्सेस इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को ओवरकम करने पर डिपेंड करती है। मशीनरी को बेहतर काम करने की जरूरत है। तो वे फॉरवर्ड? The way forward is to strengthen monitoring and grievance redressal systems and enhance budget allocation. Conclusion में, the RPWD Act does provide a comprehensive framework with effective mechanisms. However, its success hinges on effective implementation through multi-stakeholder collaboration. चलिए आज का आखिरी क्यू प्रैक्टिस करते हैं। The RPWD Act provides the framework. Effective implementation and multi-stakeholder collaboration make it an engine for inclusion. In short, the RPWD Act has strong, well-designed mechanisms for inclusion, पर उनकी real world effectiveness अभी भी implementation challenges की वजह से limited है। बिल्कुल। Wow, what a marathon session! हाँ, काफी लंबा था। हमने गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के कुछ सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स पर एक सुपर डीप डाइव किया है। चलिए क्विकली रिकैप करते हैं। जरूर। हमारा पहला ब्रॉड थीम था एफिकेसी ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। क्वेश्चन 1 में हमने सीखा कि वेलफेयर स्कीम्स डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बल्कि करेक्टिव टूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बैक्ड। राइट। क्वेश्चन 2 में हमने देखा कि स्कीम्स की इफेक्टिवनेस अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। अप्रोच टॉप डाउन से बॉटम अप होना चाहिए। बिल्कुल। क्वेश्चन 3 में हमने समझा कि गवर्नमेंट स्कीम्स अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टेपिंग स्टोन्स हैं, बैरियर्स नहीं, बशर्ते इकोसिस्टम सपोर्टिव हो। हाँ। और क्वेश्चन 4 में हमने देखा कि सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज की। स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की भी जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा दूसरा ब्रॉड थीम था वुमेन, चिल्ड्रन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हाँ। क्वेश्चन 5 में हमने सोशल कैपिटल की पावर को समझा और कैसे ये वुमेन को पैसिव बेनिफिशियरी से एक्टिव चेंज मेकर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 6 में हमने सीखा कि पेट्रियार्कल माइंडसेट को बदलने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है जो सिर्फ स्कीम से आगे जाए। क्वेश्चन 7 में हमने पाया कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव है पर इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस फेस करती है। राइट। और फाइनली क्वेश्चन 8 एंड 9 में हमने कंक्लूड किया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एक पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट है पर उसकी सक्सेस इंटेंस सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस और रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। परफेक्ट समरी। आज हमने सोशल कैपिटल और नेटवर्क्स के बारे में बहुत बात की। हाँ। Here's a final thought for you to chew on. फिजिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के इनक्रेडिबल सक्सेस को देखते हुए इंडिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करके एक नया डिजिटल सोशल कैपिटल कैसे क्रिएट कर सकता है। वाह। हम विमेन, पीडब्ल्यूडीज और दूसरे वनरेबल ग्रुप्स को ऑनलाइन नेटवर्क्स के थ्रू कैसे एम्पावर कर सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंटली इस नए फ्रंटियर में डिजिटल डिवाइड या मिस इन्फॉर्मेशन जैसे नए रिस्क्स क्या हैं जिनसे हमें बचना होगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन। सोचिएगा जरूर। ब्रिलियंट। हमारे डिस्कशन को एंड करने के लिए एक परफेक्ट थॉट। That's all the time we have for this massive deep dive. हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए सुपर यूजफुल था दोस्त। दिस पसंद आया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को एक बड़ा सा लाइक दें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर डीप डाइव चाहते हैं। आपका एंगेजमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। Until next time, keep learning, keep growing.